Hello everyone. So today we are going to start a new chapter of this unit known as the ecology. Okay. In ecology today we are going to read about the biodiversity and its conservation. Okay. This is chapter number 15 of our 12th biology. Now in this we are basically going to read about the biodiversity. Now what do we actually mean by the term biodiversity? ठीक है, बायो की अगर अपन बात करें तो इट इज बेसिकली लिविंग या लाइफ कह सकते हैं. ठीक है, बायो की अगर अपन बात करें तो उसको अपन कह सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, या मैं कहूँ कि जिनमें भी लाइफ है उनको हम बायो से रेफर कर सकते हैं. ठीक है, बायो का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइफ. ओके, और डाइवर्सिटी अगर अपन देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब हम ले सकते हैं फॉर्म या वेरिएशन. ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब जो होता है इट इज बेसिकली फॉर्म या वेरिएशन. ठीक है, तो अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इट विल बी ऑल अबाउट दी डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट वेरिएशंस इन दी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी को अगर मैं नॉर्मल समझाना चाहूँ तो कि भाई अगर अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक जगह है, ओके, वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं. ओके, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे भाई बायोडाइवर्सिटी कितनी सारी है, मतलब जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो कितने सारे हैं. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ओके, कितने तरह की स्पीशीज होती है. हमारा जो इंडिया है, ओके, हमारा जो इंडिया है या मैं कहूँ पूरा वर्ल्ड इनफैक्ट, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी रखता है. मतलब कि काफ़ी अच्छे क्या रखता है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज और फॉर्म्स को क्या करता है, होस्ट करता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ओके, ये भी क्या होती है, डिफरेंट लेवल्स पे होती है. ठीक है, ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ये क्या होती है, डिफरेंट लेवल्स पे होती है. ठीक है, फर्स्ट लेवल की अगर अपन बात करें इसके 3 लेवल हो जाएंगे. ओके, फर्स्ट हो जाएगा जेनेटिक, सेकंड हो जाएगा स्पीशीज लेवल पे, और थर्ड हो जाएगा इकोलॉजिकल लेवल पे. ठीक है, ये क्या है, बेसिकली लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब अगर अपन अलग अलग लेवल पे बायोडाइवर्सिटी बात करें तो सबसे पहले हम सबसे छोटे लेवल पे बात करेंगे, दैट इज दी जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, अब डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि इट मीन्स बेसिकली द डिफरेंट फॉर्म्स और दी वेरिएशंस. ओके, तो अगर अपन जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन की बात करें या जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी की बात करें तो वी नो कि जेनेटिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. बिकॉज आप लोगों को अगर इतनी आप लोगों को पता है कि जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स है, ओके, लेकिन हम लोगों का जो जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है, वो हम सबको कितना ज़्यादा अलग बना देता है. ठीक है, वैसे ही क्या होती है, डिफरेंट स्पीशीज भी होती है जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, जो टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं, वो सब में क्या होते हैं, कितने अलग अलग होते हैं. तो जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी का मतलब है जेनेटिक लेवल या जीन्स या क्रोमोसोम के लेवल पे कितनी ज़्यादा वेरिएशन या कितने ज़्यादा डिफरेंसेस या फॉर्म्स प्रेजेंट है. ओके, अगर हम यहाँ पे पढ़े क्या, सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. वी नो दैट, है ना, कि अगर एक स्पीशीज है, ओके, किसी भी एनिमल की या कुछ भी समझ लो, ओके, लेकिन वो अपने आप में ही अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है वो कितनी ज़्यादा लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है. वी नो दैट कि हमारा सबका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम खुद अलग अलग हैं. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया. ठीक है, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रीजन्स माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस
मतलब ये यहाँ पे बस एक नॉर्मल एग्जांपल देके बताना चाह रहा है कि ये प्लांट्स जो है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इट शोज अ लॉट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, ओके। डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में क्या करता है, काफी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन को शो करता है, ठीक है। नाउ द इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ठीक है। सब काम जीन्स से हो रहा है, ओके। सिर्फ राइस के कितने 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, ओके। और 1000 वेराइटीज होती है मैंगो की। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस जीन्स में वेरी करते हैं, फॉर्म्स होते हैं या वेराइटीज होती है, कि इतने ज्यादा वेरिएशंस या इतने ज्यादा फॉर्म्स पॉसिबल हैं, ओके। द नेक्स्ट लेवल इज द स्पीशीज लेवल, ओके। नॉर्मल है, नाम ही बता रहा है। पहले क्या कर रहा था कि जेनेटिक लेवल पे अपना क्या था, डाइवर्सिटी थी, ओके। और अब क्या है, स्पीशीज लेवल पे जो वेरिएशंस या फॉर्म है दैट इज नोन एज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, ओके। यहाँ पे आपका एग्जांपल देके रखा हुआ है कि वेस्टर्न घाट जो है, ओके, सपोज दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड दैट इज द ईस्टर्न घाट, ओके। तो वेस्टर्न घाट्स में जो स्पीशीज हैं, ओके, उनकी वेरिएशंस ज़्यादा है या उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ये सपोज वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, ओके। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है सपोज, ओके, ये टाइप 4 है। तो ये वेस्टर्न घाट क्या कर रहा है, स्पीशीज लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी बता रहा है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ स्पीशीज आर बेसिकली प्रेजेंट ओवर देयर, ओके। लेकिन अगर अपन ईस्टर्न घाट की बात कर लें तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे हो डिफरेंस थोड़ा, ओके। यहाँ पे सपोज और यहाँ पे कितनी है, इतनी तरह की स्पीशीज है, इतनी तरह की क्या है, डाइवर्सिटी या फॉर्म्स प्रेजेंट है, ओके। तो दिस इज बेसिकली स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी। व्हेन वी कम टू द थर्ड लेवल, इट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम लेवल पे क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी डिस्कस करना चाह रहा है वो। इकोसिस्टम से हम क्या समझ रहे हैं कि भाई जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर लें, है ना, उसका एनवायरनमेंट, उसके जो फैक्टर्स हैं, उन सबको मिला के क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया को ले लीजिए, ओके। अब यहाँ पे कितने डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, ओके, वेटलैंड्स हैं, सब टाइप्स ऑफ क्या है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जगहें हैं, ओके, डिफरेंट वेरिएशंस है, वेराइटीज है। अब आपको समझ आ रहा है बेसिकली कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वेराइटीज, फॉर्म्स, वेरिएशंस, ओके। सो ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम लेवल पे क्या है, वेरिएशन। जैसे इंडिया को ले लिया, जगह ले लिया, ठीक है। और इकोसिस्टम अपन क्या कह रहे हैं भाई, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है तो वो एक इकोसिस्टम हुआ ना। तो फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, ओके, मैनग्रूव्स है, ये सब क्या बता रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम के लेवल की डाइवर्सिटी को बता रहा है, अलग अलग वेराइटीज को बता रहा है जो इंडिया में इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है, ओके। सो दीज आर बेसिकली द लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन और द बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट इज ऑफ द जेनेटिक लेवल, जो कि क्या है, जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस आ रही है, डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं या डिफरेंट वेराइटीज मिल रही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज दैट, ओके। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी ऑन द लेवल ऑफ द स्पीशीज या फॉर्म्स ऑफ स्पीशीज हो जाएगा, ओके, कितने कितने फॉर्म्स हैं, ओके। तो वो स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी हो गई। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मतलब हो गया कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वेराइटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली दी टाइप या लेवल्स ऑफ द डाइवर्सिटी, ओके। नाउ ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट हाउ मेनी स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एक्सेट्रा, ओके। सो दीज आर बेसिकली दी you know these are basically just the numbers। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आज के लेक्चर में थोड़ा टाइम बच गया तो आई विल डिक्टेट ऑल दीज नंबर्स, बट एज सच इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ओके। हाउ मेनी स्पीशीज आर प्रेजेंट, यू कैन रिमेंबर द नंबर्स ओवर हियर, तो ऐसे कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पैटर्न्स ऑफ द biodiversity, okay।
ओके चलो, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पैटर्न्स ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहला हम पैटर्न डिस्कस करेंगे दैट इज दी लैटिट्यूडिनल पैटर्न। ठीक है, लैटिट्यूडिनल पैटर्न में हम क्या बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर की बात करें या जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे क्या होते हैं कि वेरिएशंस या डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू दी पोलर रीजन्स। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है इट डिक्रीजेस। ठीक है, इक्वेटर से या ट्रॉपिकल रीजन से जैसे ही हम क्या करते हैं पोलर रीजन्स की तरह बढ़ते हैं तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब अपन एक चीज देख सकते हैं नॉर्मल कि जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि वो इवन तो नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर जानवर हर ही जगह मिल रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ प्लांट्स कुछ जगह मिलते हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स कुछ जगह मिलते हैं, उन सबका कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ऑफ द लैटिट्यूडनल दिस ग्रेडियंट्स, ओके, तो उसमें क्या आ जाएगा कि जैसे जैसे वे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर या टुवर्ड्स द पोलर रीजन, वैसे वैसे क्या होता जाता है कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देख लें कि अब आप यहाँ देखो एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कोलंबिया located near the equator has nearly 1400 species of the bird, okay, while New York at 41° north has 105 species and Greenland at 71° north has only 56 species। ठीक है, तो जैसे जैसे इक्वेटर के पास जो जगह है वो क्या करती है, ज्यादा एनिमल्स या प्लांट्स को क्या करती है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं अभी, बर्ड्स की, तो वो क्या कर रही है, होस्ट कर रही है उस जगह को बर्ड्स के लिए, rather than the countries that are away from the equator। ठीक है, India with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of the bird। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैज अप टू 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in the temperate region। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहली बात तो जैसे इक्वेटर से बढ़ते जा रहे हैं पोलर रीजन की तरफ, वैसे वैसे क्या हो रही है, स्पीशीज कम हो रही है, और वैसे ही जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनमें क्या होती है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, एज कंपेयर टू दी टेम्परेट रीजन। अब यहाँ पे ये बता रहा है वैस्कुलर प्लांट्स का कंपैरिजन करके, ठीक है, कि यहाँ पे जो वैस्कुलर प्लांट्स है दीज आर प्रेजेंट मोर इन द ट्रॉपिकल रीजन एज कंपेयर टू दी टेम्परेट रीजन। ओके, नाउ these are basically what nothing but the examples। okay, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। the largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on the earth। okay, it is home to more than 40,000 species of the plants, 3,000 species of fishes, 1,300 of the birds and 427 of the mammals, amphibians, 378 of reptiles and more than 1,25,000 of the invertebrates। ओके, तो ये सारी स्पीशीज तो क्या है हमको पता है जो एक्सप्लोर हो चुकी है, ऐसी बहुत सारी और भी स्पीशीज होगी दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली जब अपन लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम उनकी क्या कर रहे हैं, जगहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे टेम्परेचर पे या
इक्वेटर से कैसे डिस्टेंस पे और बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अगेन देयर इज वन हाइपोथेसिस, ओके। चलो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। द इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सम हाइपोथेसिस, ओके। फर्स्ट वन इज speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो अपन कह रहे हैं ना कि टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं उसमें कम स्पीशीज मिलती है और ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा मिलती है, तो कुछ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने क्या लगाए, हाइपोथेसिस लगाए। एक ने कहा कि भाई जो ये स्पीशिएशन है, ओके, या टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो मिल रही है वहाँ पे, ओके, इट इज़ बेसिकली नॉट अकॉर्डिंग टू द एरियाज। ये तो रीज़न ये होगा इनका कि भाई जो टेम्परेट रीजन है, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। लाइक ग्लेशिएशन वहाँ पे क्या हुआ है, फ्रीक्वेंट पास्ट ईयर्स में हुआ है। लेकिन अगर अपन ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग एक जैसा ही रहता है, मतलब एज सच कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाता उनमें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भाई वहाँ पे जो स्पीशीज है वो उनको क्या मिला है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिला है जिसमें वो अडेप्ट करके क्या होली अपनी फॉर्म्स बढ़ाती गई वहाँ पे। लेकिन वहीं अगर अपन टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो वहाँ उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो वहाँ इतना अपना फॉर्म बढ़ा सकें, ठीक है। सेकेंड हाइपोथेसिस वाज कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। सेम बात बोल रहा है ये भी कि भाई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है या ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वो रिलेटिवली क्या होता है भाई, उसका जो वेदर है उसमें इतने सीजनल चेंजेस नहीं आते, उसका वेदर क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। तो इसलिए स्पीशीज वहाँ पे क्या गई कि भाई वहाँ पे ग्रो कर पाई अच्छे से, ठीक है, और वहाँ पे अडेप्ट हो गई वहाँ के एनवायरनमेंट से, ठीक है, और कोई ड्रास्टिक एनवायरनमेंट या सीजनल चेंजेस भी नहीं आते कि स्पीशीज खत्म हो या और कुछ हो, तो उनको वहाँ पे ग्रो करने का क्या मिला, प्रॉपर टाइम मिला, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या है, ग्रेटर स्पीशीज या ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ओके। द थर्ड वन इज द देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स which contributes in the higher productivity, ठीक है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस थे जो साइंटिस्ट ने दिए थे कि भाई जो स्पीशीज का डाइवर्सिटी है या जो बायोडाइवर्सिटी, इट इज वाई इन मोर इन दी tropical regions as compared to the temperate one because of the constant, basically because of the constant temperature या weathers in the tropical region as compared to the glacial ones or the temperate ones, okay. And the another reason is कि tropical regions में क्या होता है, enough sunlight मिलती है to so it results in the higher productivity, ठीक है। Now the second is the species area relationship, ठीक है। जब अपन patterns of biodiversity की बात कर रहे थे तो सबसे पहला अपन ने पैटर्न देखा लैटिट्यूड वाइज, ठीक है, लैटिट्यूड ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कि भाई इक्वेटर के पास वालों में कितनी होती है स्पीशीज और इक्वेटर के दूर वालों में कितनी होती है। जब अपन बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, ठीक है, तो इसमें वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द एरिया, ठीक है। स्पीशीज का रिलेशनशिप क्या है एरिया के साथ, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit. इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो स्पीशीज की रिचनेस है या टाइप्स है या फॉर्म्स हैं, ओके, वो क्या करते गए, इंक्रीज होते गए विद दी एक्सप्लोर्ड एरिया, ठीक है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते गए हम एरिया उतनी ज्यादा हमको क्या मिलती गई, स्पीशीज मिलती गई है, स्पीशीज की रिचनेस क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये पैटर्न हमको सिर्फ एक स्पेसिफिक
मैं कहूँ कि लिमिट तक देखने को मिलता है, ठीक है। In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola. अब ये कह रहे हैं कि जो स्पीशीज रिचनेस का अगर अपन एक बार ग्राफ बनाएं, ठीक है, और जो एरिया है जो कि प्रेजेंट है, ओके, उसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो इट कम्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और अगर अपन इसको लॉग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, इतना सर नहीं लगाना होता है इस पे, ओके, जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर इस चीज को अपन लॉग इक्वेशन पे कन्वर्ट कर दें तो ये बस आप याद रखना, ओके, कि log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a, ठीक है। यहाँ पे जो log s है या s है वो क्या हो जाएगी, स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस, ओके। यहाँ पे फिर c क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट, ओके, z हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन और a हो जाएगा एरिया, ठीक है। अगर अपन इसी चीज को अगर लॉग इक्वेशन में कन्वर्ट करें, ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब अपन नॉर्मल ग्राफ की बात कर रहे थे कि भाई स्पीशीज रिचनेस का अगर एरिया के साथ अगर अपन ग्राफ बनाए तो इट कम्स आउट टू बी एज दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज को अपन एक स्ट्रेट लाइन में एक लॉग इक्वेशन की हेल्प से अगर ड्रॉ करें तो इट कम्स आउट टू बी एज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। अब ये जो z की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होती है कि 0.1 से 0.2 तक आती है रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, ठीक है। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप हो, z के जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.1 टू 0.2, ठीक है। लेकिन अगर अपन स्पीशीज और एरिया रिलेशनशिप को अपन एनालाइज करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत लार्ज एरियाज हैं, ठीक है। मतलब अगर अपन एरियाज की बात करें तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि अपन एक छोटा एरिया ही ले, एरिया तो एक लार्जर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है ना। तो उसके लिए जो z की वैल्यू होगी वो इतनी कम थोड़ी आएगी। अगर लार्जर एरिया है तो जो z की वैल्यू होगी इट विल कम अराउंड 0.6 टू 1.2, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के लिखा हुआ है कि भाई फॉर फ्रूगीवोरस या फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड द मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट of different continents the slope is found to be as 1 to 1.5। पहले जब ये क्या कर रहे थे कि भाई पहले तो इकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जो z की वैल्यू है, ठीक है, ये कितनी आती है 0.1 टू 0.2, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई अगर जो एरिया है, जो एरिया कंसिडर्ड है वो क्या है, एक वाइडर एरिया है या लार्जर एरिया है, तो z की वैल्यूज कैन वेरीज, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ऑब्वियसली जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हर स्पीशीज क्या कर रही है, अपना एक रोल निभा रही है, ठीक है। अगर कोई भी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी, ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को इनिशियली तो शायद फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर मैं बस एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज पूरा कुल मिला के हमारे पास 1 करोड़ स्पीशीज है, सब मिला के है ना, सब स्पीशीज को मिला के 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से अगर एक चली गई तो क्या बायोडाइवर्सिटी को एज सच फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही करते करते हमारी स्पीशीज जाती गई तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, है ना। तो जो स्पीशीज है उनका होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, चलो यहीं से रीड करना चालू करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीशीज। ये तो एक अपना नॉर्मल व्यू था कि भाई जो स्पीशीज हैं वो अगर चली जाती हैं तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब कोई ना कोई तो रोल कर ही रहे हैं ना हमारे इकोसिस्टम में या हमारे इस अर्थ पे। ओके तो जब इकोलॉजिस्ट के सामने ये क्वेश्चन आया तो दे सेड कि जो इकोसिस्टम या जिस इकोलॉजी में या जिस कम्युनिटी में क्या है ज़्यादा स्पीशीज है, इट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कम्युनिटीज इन विच लेस नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई कि भाई आप बोल रहे हो कि जब मोर नंबर ऑफ स्पीशीज है तो जो कम्युनिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। लेकिन आपका स्टेबल कम्युनिटी से मतलब क्या है? ठीक है, तो अब जब स्टेबल कम्युनिटी की बात आती है तो स्टेबल कम्युनिटी का ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ऐसी कम्युनिटी, ठीक है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उस पे क्या है, ज़्यादा रेंज नहीं आए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो वेरी नहीं करे, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वेरी नहीं करती, वो एक स्टेबिलिटी चलती है कि भाई इतनी प्रोडक्टिविटी है इस कम्युनिटी की, इतनी ही होगी। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा कि ये जो स्पीशीज हैं, ओके, ये क्या होती है, रेजिस्टेंट होती हैं टू यू नो थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में या मैन मेड चेंजेस है, उनसे ये क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंट या रेजिलिएंट होनी चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, उन स्पीशीज जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, जनरली रेजिस्टेंट या रेजिलिएंट होती है टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। थर्ड हो जाएगा एलियन स्पीशीज। ठीक है, मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू द इन्वेजन बाय द रेजिस्टेंट टू invasion by alien species। ठीक है, तो जिन स्पीशीज में जनरली जहाँ पे जिस कम्युनिटी में क्या है ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है वो जनरली क्या होती है, उसको अपन स्टेबल कम्युनिटी मानते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी रेंज है वो क्या होती है, ज़्यादा वेरी नहीं करती। ओके, जो ये स्पीशीज होती है, ये कम्युनिटी होती है, दीज आर जनरली रेजिस्टेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। ओके, एंड ऑल्सो these are resistant, these should be या these are resistant by the invasion by the alien species। जनरली क्या होता है कि जब कोई alien species इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ओके, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या इकोसिस्टम में, ओके, तो समटाइम्स इट हैज़ बीन यू नो ऑब्जर्व्ड कि वो एलियन स्पीशीज क्या करती हैं, अपनी जो नॉर्मल जो इंडिजिनस स्पीशीज थी जो उस हैबिटेट में पहले से प्रेजेंट थी, उनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये स्पीशीज ऐसी होनी चाहिए कि उन एलियन स्पीशीज से इनको फर्क नहीं पड़े। ओके, नाउ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इस चीज़ का, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये किसने दिया था, स्टैनफोर्ड पॉल एलिच। ओके, ये किसने दिया था, पॉल ने। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एक सपोज एक एयरप्लेन है, ठीक है, एयरप्लेन को इन्होंने किससे कंपेयर किया, इकोसिस्टम से। ठीक है, अब एयरप्लेन में क्या होते हैं कि जो सारे पार्ट्स होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं रिवेट से, या मैं एक नॉर्मल अपन लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो नट बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि जो नट बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, उससे क्या किया जाता है, एक एयरप्लेन को क्या किया है, ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तभी पार्ट्स जुड़ के ये एयरप्लेन बना ना। तो यहाँ पे जो एयरप्लेन है दैट इज द इकोसिस्टम, और ये जो नट बोल्ट्स हैं, ठीक है, रिवेट्स कह रहे हैं इनको यहाँ पे। ओके, ये क्या है, स्पीशीज हैं। ओके, अब
अगर यहाँ पे जो बैठा पर्सन या जो एयरप्लेन में जो बैठा हर एक पर्सन एक एक रिवेट लेके चला जाए, ठीक है, एक एक रिवेट को क्या निकाल दे, चोरी करके लेके चला जाए या निकाल के अपने घर लेके चला जाए, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि भाई जो स्पीशीज हैं, ठीक है, वो क्या होती जाए, एक्सटिंक्ट होती जाए। ओके, तो इनिशियली अगर एक या दो नट बोल्ट या राइवेट्स अगर निकल जाते हैं, ठीक है, एयरप्लेन में से, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एयरप्लेन टूट के बिखर जाएगा, शायद फर्क ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर एक एक करके ऐसे ही सारे रिवेट्स अगर चोरी होते गए या सारे नट बोल्ट सपोज पैसेंजर्स चोरी करके लेके चले गए, तो क्या एयरप्लेन चल पाएगा? नहीं, ठीक है। और एयरप्लेन की फंक्शनिंग में भी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ओके, सिमिलरली अगर एक आध स्पीशीज खत्म होती है, 1 2 3, तो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही करते करते अगर सारी स्पीशीज या मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लग गई, तो डेफिनेटली इकोसिस्टम को क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। और उल्टा एक और चीज है कि भाई अगर आप मान लो कि जो रिवेट्स या जो नट बोल्ट्स मान लो अगर किसी विंडो का है वो निकाल लिया, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर जो प्लेन के विंग्स होते हैं वहां से एक रिवेट निकाला, तो वो हार्मफुल हो सकता है ना। सिमिलरली अगर जो नॉर्मल स्पीशीज हैं, ठीक है, वो अगर हटाई गई तो स्टिल काम चल जाएगा। लेकिन अगर की स्पीशीज मतलब जो क्या कर रही है, मेजरली इकोसिस्टम का क्या चल रही है, काम चला रही है, मेजर फंक्शन है उनका, ठीक है, तो अगर वो निकाल ली गई तो इकोसिस्टम को ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें पॉल ने क्या किया है कि कंपेयर करके बताया है इकोसिस्टम को विद प्लेन, रिवेट्स विद स्पीशीज। ओके, और हमको बताया है कि भाई एक आध रिवेट निकलेगा तो इतना एयरप्लेन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर एक आध स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई या एक्सटिंक्ट हो गई, ओके, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही करते करते सारी स्पीशीज खत्म होती गई या एक्सटिंक्ट होती गई, तो बहुत ज्यादा इकोसिस्टम पे क्या करेगा, फर्क पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। अब हम आगे देखते जा रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है या जो स्पीशीज है उनका क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, ठीक है। जो स्पीशीज हैं वो क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट हुए जा रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, सो दिस इज नॉट डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। ओके, the IUCN Red List documents the extinction of the 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 years, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुकी है, इतनी ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है इन द लास्ट 500 years। ये नंबर आप डेफिनेटली याद रखना, ये आपके MCQs में काम आते हैं, थियोरी तो नहीं पूछेगा लेकिन MCQ में डेफिनेटली ये काम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इट इज रिटन some recent examples of the extinction, okay, that includes the dodo, that is in the Mauritius, quagga in the Africa, thylacine in the Australia and stellar sea cow in the Russia, ठीक है। ये तो क्या थी, स्पीशीज थी, प्लस 3 सब स्पीशीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, दैट इज द बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ द टाइगर, ठीक है। लास्ट 20 years में, 500 में तो क्या हो गई, इतनी सारी 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर अपन लास्ट 20 years की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 27 स्पीशीज हैज एक्सटिंक्टेड इन द लास्ट 20 years, ठीक है। अगर अपन बात करें कि भाई अगेन वही बात है कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन है, ठीक है, एज सच इनिशियली तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपन लार्जर स्केल पे बात करें कि भाई और ज़्यादा स्पीशीज क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होते जा रही है, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी या हमारी इकोलॉजी पे क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है।
अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई स्पीशीज तो पहले भी एक्सटिंक्ट हुई है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ह्यूमंस आए तभी एक्सटिंक्ट हुई। स्पीशीज एक्सटिंक्शन के जो एपिसोड्स हैं वो हमारे ह्यूमंस के इस वर्ल्ड में होने से पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन उनमें और अभी में फ़र्क ये है कि जो अभी एक्सटिंक्शन हो रहा है इट इज़ 100 टाइम मोर स्पीड अप यू नो देन द प्रीवियस टाइम्स, ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जिस रेट से एक्सटेंशन चल रही है, ठीक है, ये क्या है 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में जितनी स्पीशीज अभी है ना उसकी हाफ हो जाएगी। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि ये लॉस तो हो रहा है, ठीक है, हमको समझ आया, लेकिन मेजर कॉज तो अपन को पता है कि क्या हो रहा है, कि किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि ह्यूमंस जो है हमारे इन्वायरमेंट को बेसिकली डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी का लॉस चलता रहा तो देयर विल बी डिक्लाइन इन दी प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है। एनवायरमेंट सुटेबल नहीं होंगे तो प्लांट्स ग्रो कहाँ से करेंगे। ओके, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू द एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशन सच एज ड्रॉट, वही बात है, जितनी कम स्पीशीज उतना ज्यादा एडेप्टेशन कम, ठीक है, टू द एनवायरमेंट। ओके, and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycles, ये सब क्या होंगे, ड्रास्टिकली इफेक्ट होंगे अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस ऐसे ही चलता रहा तो। ओके, बेसिक रीजन तो हमको पता है कि भाई जो ह्यूमंस हैं उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन ह्यूमंस में भी अगर अपन मेजर की बात करें, ठीक है, मेजर अगर फैक्टर्स की बात करें तो वो कौन से हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर कॉजेज जिसको हम एविल क्वार्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। एविल क्वार्टेट मतलब 4, एविल क्वार्टेट का मतलब ये क्या बोल रहा है, 4। ओके, सो दिस इज नोन एज द एविल क्वार्टेट। ओके, ऐसे टर्म्स याद रखने होते हैं क्योंकि ये चीजें आपसे कभी भी इस फॉर्म में पूछी जा सकती है। सबसे पहला हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड दी फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस से हम मतलब समझ रहे हैं कि भाई जो जानवर या जो स्पीशीज जहां पाई जा रही थी उनको वहां रहने की वो जगह ही नहीं मिल रही है, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई जो स्पीशीज हैं, ठीक है, चाहे बर्ड्स की हो, नॉर्मल एनिमल्स की हो, ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लाइक जंगलों को जलाना, जंगलों को हटाना, ठीक है। तो आजकल क्या होता जा रहा है, हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, इसलिए क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी भी इतनी नहीं मिलती, उनके रहने के लिए जगह ही नहीं है, वहां पे उनको हैबिटेट ही नहीं दिया जा रहा है ना। एंड द फ्रेगमेंटेशन, सपोज किसी स्पीशीज को क्या चाहिए होता है, लार्जर एरिया चाहिए होता है रहने के लिए। ओके, लेकिन अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि वो जो बड़ा एरिया था वो क्या हो गया, सपोज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अब उसके बीच में कोई और चीज है और आसपास वो जो हैबिटेट था वो है, तो दीज आर बेसिकली दी हैबिटेट लॉस एंड दी फ्रेगमेंटेशन। क्या वो जो इतना बड़ा स्पीशीज, बड़े एरिया में जो रहने वाली स्पीशीज थी, क्या वो इतने छोटे छोटे में एरिया में रह पाएगी, नहीं। तो first reason is the habitat loss and the fragmentation. Okay, the second one is the over exploitation. humans की तो आदत है, एक बार कोई फायदे की चीज दिखी नहीं और फिर उसको क्या करने पड़ते हैं, एक्सप्लॉइट करने चले जाते हैं, ठीक है। जैसे उनको पता चलता है कि कोई क्या है, फायदे की चीज है, तो ऐसा नहीं है कि जितनी उसकी यूज होगी उतना ही वो काम में ले रहे हैं, उस चीज का वो क्या करने लग जाते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं, ठीक है। मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 years were due to the over exploitation by the humans such as Steller sea cow and the passenger pigeon. ओके, और प्रेजेंटली यहाँ पे कहा गया है कि कुछ मेरीन फिशेस हैं, ठीक है, जिनका अभी क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एंड दे मे एक्सटिंक्ट सून। ओके, द थर्ड इज द एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अगेन मैंने आपको बताया था कि भाई कहीं कहीं क्या होता है कि इंडिजिनस स्पीशीज, सपोज मैं इस घर में हमेशा से रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन कोई एक नया मेहमान आया, ओके, कोई एक नया मेहमान आया और उसने क्या किया,
मुझे दबाना चालू किया, मैं नहीं कहूंगी कि उसने मुझे मार दिया, ही मस्ट नॉट बी अ मर्डरर, ओके, लेकिन क्या होता है कि स्पीशीज में तो कंपटीशन वगैरह चलता है, ओके, तो क्या हुआ कि जो इंडिजिनस स्पीशीज है जिनका घर था वो यहाँ पहले से रह रही थी, उनको किसने आके मार दिया, एलियन स्पीशीज ने, जिन्होंने अभी ताज़ा यहाँ पे क्या बनाया है, घर बनाया है, ठीक है। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of the indigenous species, okay. Now the example is the Nile perch introduced into the Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of this fish, okay, in the lake. कि द नाइल पर्च को जब इंट्रोड्यूस कराया गया इन दैट लेक, ठीक है, उसने क्या कर दिया, 200 स्पीशीज को क्या कर दिया, वहां की एक्सटिंक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है कि ये काफ़ी डैमेजेबल हो जाती है, जो वहाँ की क्या करती है, इंडिजिनस स्पीशीज को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, ओके। यहाँ पे और भी एग्जांपल दे रखे हैं, कैरेट ग्रास, ओके, वो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में आई गेस, ओके। लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, ये क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो कर देते हैं उस एनवायरनमेंट में, ओके, और फिर जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ही नहीं जीने देते, ओके। तो these are one of the more reasons like the alien species, okay. The fourth one is the co-extinctions, okay, the fourth one is the co-extinctions। मतलब सपोज समझ लो कि मैं एक पैरासाइट हूँ, ठीक है, जैसे मलेरियल पैरासाइट था, ओके, वैसे सपोज समझ लो मैं एक पैरासाइट हूँ, ओके, और मैं किस पे सरवाइव करूंगी, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन अगर वो होस्ट ऑर्गेनिज्म ही इस एनवायरनमेंट में नहीं बचा सपोज, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, को एक्सटेंशन, साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गए, मैं उस पर डिपेंडेंट थी, वो एक्सटिंक्ट हुआ तो मैं भी एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी को एक्सटेंशन, ओके। तो ये क्या है, 4 रीजन है। फर्स्ट वाज दी हैबिटेट लॉस, सेकेंड वन वाज दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओके, थर्ड वन इज दी को एक्सटेंशन एंड फोर्थ वन इज दी एलियन स्पीशीज, ओके। अब आई ये तो बात थी कि भाई बायोडाइवर्सिटी का क्या था, ये लॉस कैसे हुआ, लेकिन अब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, अब लॉस हो रही है तो पता है, लेकिन अब अपन को इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाई शुड बी कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, तो इसके हमको क्या है, 3 रीजंस यहाँ डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के 3 रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट जिसमें क्या है, नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल, ठीक है, नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल, ओके। इसके आगे यूटिलिटेरियन लगा देंगे, यूटिलिटेरियन, ओके। अब नैरो वाले जो रीजंस हैं, नैरो यूटिलिटेरियन में जो रीजंस लिखे गए हैं, दैट आर वेरी ऑब्वियस, ओके, कि भाई इसके लिए तो बचाना है ही। ब्रॉड यूटिलिटेरियन में जो रीजंस दे रखे हैं, दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू दी, कि भाई जो प्लांट्स है या जो ये स्पीशीज हैं वो बेसिकली अपने को क्या कर रही है, इकोलॉजिकली डायरेक्ट फायदा दे रही है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट फायदा नहीं दे रही है लेकिन हमारे इकोसिस्टम को फायदा दे रही है, ओके। और एथिकल में तो बात आ जाती है एथिक्स की, कि भाई वो हमारे साथ इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी केयर करें, उनको बचाएं, ओके। तो फर्स्ट हो जाएगा नैरो यूटिलिटेरियन। नाउ आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ओके। ह्यूमन derive countless direct economic benefits from the nature, ठीक है, जैसे फूड हो गया, फायरवुड, फाइबर, पेपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब हमको कौन देता है, नेचर देता है। तो भाई अगर उनके लिए नहीं तो खुद के लिए ही हमको क्या करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको इतने सारे क्या दे रहा है, फायदे दे रहा है, ठीक है। मेडिसिन हुई, ड्रग्स हुए, कितनी सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्लांट्स या ट्रीज से अब क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो वो हमको इतना सब कुछ दे रहे हैं तो हमको उनको बचाना चाहिए, क्योंकि हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर प्लांट्स या ये बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रही, ठीक है,
तो हमको ये सारी चीजें कैसे मिलेगी? ओके, सेकेंड इज दी ब्रॉड यूटिलिटेरियन, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई जो हमारे प्लांट्स होते हैं या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज होती है वो इकोलॉजी में क्या करती है, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को मेंटेन करने में क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट का एक एग्जांपल दे रखा है कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम दी अमेजोन फॉरेस्ट, और सपोज अमेजोन फॉरेस्ट तो कटा ही जा रहा है, ओके तो वो नहीं हुआ तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो ये इकोसिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन प्लांट्स में होता है, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है। अगर ये स्पीशीज ऐसे एक्सटेंक्ट होती गई, पॉलिनेशन वगैरह नहीं हुए, तो हमको सीड्स और फ्रूट्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो ये सारे क्या है, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं है, डायरेक्ट इकोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं है इनका हमको, मतलब ऑक्सीजन का हम पैसा नहीं दे रहे, हमको पैसा नहीं मिल रहा उसका, ठीक है, बेच के, लेकिन ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, राइट, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और भी चीजें बता रखी है कि भाई दीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द एस्थेटिक प्लेजर्स, इफ वी सी फ्लावर्स एक्सेट्रा, दीज आर वेरी एस्थेटिकली प्लीजेंट, ओके। So like these are the broad utilitarians, and when we come to the ethical argument, it is basically what, कि भाई हमारे साथ एक ही इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो इनकी केयर करो, इनको बचाओ, इनको खत्म मत करो। ओके, नाउ ये तो था why do we have to conserve the biodiversity. Now we will discuss about the how do we conserve the biodiversity, ठीक है। इसके क्या होते हैं बेसिकली, अभी जो अप्रोचेस चल रही है या यूज होती है, देयर आर बेसिकली 2 अप्रोचेस, ठीक है, टू सेव दी दिस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन, ओके, सेकंड हो जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होगा कि सपोज जो नेशनल पार्क जो सेंचुरीज बनती है, ठीक है, अभी अपन ने कोलाइडो नेशनल पार्क की बात की थी भरतपुर में, है ना, प्लांट्स को होस्ट करता है ये बात, ओके। तो वो जो नेशनल पार्क है वो बर्ड्स को वहाँ ला के रख रहा है, ऐसे जो रिजर्व्स बनाए गए हैं, ठीक है, पूरी सिक्योरिटीज के साथ कि भाई वहाँ पे बर्ड्स को कोई मारेगा करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वहाँ पे जो रखा जा रहा है नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन सबको यूज करके, ओके। तो वो जो टाइप ऑफ कंजर्वेशन होता है दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब जो प्लांट्स, जो एनिमल्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, अपने ही हैबिटेट, अपने ही नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। वेयर एज एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, उनको अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको जू में रख रहे हो, ठीक है, आप जूज में रख रहे हो, या वाइल्ड लाइफ सफारीज हो गए, ठीक है, प्लांट्स की बात आई तो बॉटैनिकल गार्डन्स हो गए, उनको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के कहीं दूसरे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अगर अपन डाल रहे हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, दीज आर बेसिकली दिस, ओके। इन सीटू कंजर्वेशन में कुछ सेक्रेड मैं कहूँ जगहें भी आती है, सेक्रेड मतलब जो मैं कहूँ प्योर या भगवान से जो रिलेटेड अपन मान रहे हैं इसको, है ना, तो ये खासी में या जैंटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, ये उस सेक्रेड पर्पसेस से भी क्या होती है, प्रोटेक्टेड है इन सीटू कंजर्वेशन में, कि वो वही जगह है, उनको होली या सेक्रेड जगहें या माना जाता है, तो वहाँ पे उनका क्या है, प्रोटेक्शन दे रखा है। बाकी जो नॉर्मल एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनको जो नॉर्मल नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा सेंचुरीज में जो प्रिजर्व या कंजर्व किया जा रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ इन सीटू। और एक्स सीटू हो जाएगा जब उनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के वैसा ही कोई स्पेशल सेटिंग या प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली था हमारा चैप्टर नंबर 15, दैट इज दी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चंस अगेन बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा, आई हैव सीन ऑल दिस, ओके। So there's nothing that we cannot solve and which is not present in this chapter, okay.
दिस बेसिकली एंड्स अवर दिस चैप्टर, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन. ठीक है, थैंक यू.